नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इससे पूर्व वीडियो में हमने गॉस के नियम को पढ़ लिया था बेटा। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है गॉस के अनुप्रयोग, जिसमें हमारा पहला नंबर ही क्या है बेटा कि अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। ठीक बेटा, तो अब हमारा नंबर यहाँ से गॉस के अनुप्रयोग में लग रहा है। तो एकदम आराम से देखिए, सबसे पहले बातें कर लेते हैं हम एकदम आराम आराम से, कुछ इसके जो है बेसिक्स के ऊपर जो कि बेहतरीन होंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो है कुछ बातें कर लेते हैं हम इसके बेसिक्स के बारे में। ज़रूरी है बेटा, क्योंकि बिना कुछ विशेष पढ़े हमें डायरेक्ट किन्हीं भी मानों को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको इसमें जो यूज होने वाला है उसमें सबसे पहले आपको क्या यूज होने वाला है। आपको सीधा सीधा प्रति, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि आपको प्रति एकांक, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश का जो सूत्र होता है, प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश का सूत्र है, आवेश का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे हम रैखिक घनत्व का नाम भी देते हैं। ठीक, रैखिक आवेश घनत्व भी कहता है और इसे रैखिक घनत्व का भी नाम दिया जाता है। तो इसमें जो है हमारे पास ये भी फार्मूला अभी के लिए यूज़ होगा इसी जो है के अंदर। अब होता क्या है, मैं यहाँ पे देखिए आपका मैंने क्या कहा, यहाँ पे तो आपका ऑलरेडी चित्र बना हुआ है, पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके चित्र को समझाना चाहूँगा जिससे कि आप बेहतर समझ सकें। ठीक बेटा, देखिए होता क्या है, माना जाता है इस अनुप्रयोग के अंदर कि एक बहुत बड़ा जो है तार है, एक बहुत बड़ा, अभी अभी मैं उस चित्र के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए जिससे कि वहाँ पे चित्र बनाते समय कोई समस्या न उत्पन्न हो। माना जाता है एक बहुत बड़ा जो है अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इस पे समान रूप से वितरित है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। अब मामला ये फंसता है कि जो हम इस पर ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें गॉसीय पृष्ठ बनाना होगा। अब गॉसीय पृष्ठ क्या करते हैं, हम चारों तरफ मान लेते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, चारों तरफ इसके गॉसीय पृष्ठ मान लेते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसको जो है बेलन के रूप में माना जाता है। इसको किसके रूप में माना जाता है बेटा, इसको बेलन के रूप में माना जाता है। अब बेलन के जहाँ समतल सरफेस है वहाँ से निकाला जाता है। तो एक तो जगह आपका ये हो जाता है और दूसरा जगह आपका ये हो जाता है और तीसरा जगह आपका ये एक बिंदु हो जाता है जहाँ पे हम एक बिंदु लेंगे क्या बेटा, पी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है। ठीक, तो ये चीज़ क्या होता है कि एक जो है आपका तार है, तार पर आवेश है, आवेश के कारण बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर और यहाँ पर तीन सरफेस को मान करके हम जो है निर्गत फ्लक्स के सहारे इसकी तीव्रता को ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक, तो हमें पता चल जाता है कि इसके कारण जो है कितना ज़्यादा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें पता चल जाती है। तो इसी तरीके का जो है सेम इस्तेमाल हम जो है पीछे अब यहीं पर करने वाले हैं, तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा, ये न लगे कि भाई क्या कर रहे हैं सर। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने एक आवेशित जो है यहाँ पे तार माना है। तो आपको जो ये लाइन दिख रही है ये हमारी आवेशित तार है, ये क्या है बेटा, आवेशित तार। तो इस पर हम क्या मानते हैं बेटा कि इस पर हमारा प्लस आवेश है, माफ़ करिएगा। यहाँ पे हम मानते हैं कि भैया हमारे पास प्लस आवेश है, इस पर हम मानते हैं कि हमारे पास प्लस आवेश है इस पर। ठीक, इस पर हमने माना क्या भैया कि हमारे पास प्लस आवेश है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है भैया उसको हम सी डी कह सकते हैं, इसे हम सी डी मान लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, इस तार को हम ए बी मान सकते हैं, ये भी हमारे पास व्यवस्था है कि हम इसे क्या मान सकते हैं, इसे हम ए बी मान सकते हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार पे है कि हम इसे ए बी मान सकते हैं। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसकी जो लंबाई होती है उसे हम क्या कह लेते हैं, हम उसे एल कह लेंगे। इसकी लंबाई को हमने क्या कह लिया, एल कह लिया। यहाँ से इस बेलन की लंबाई को हमने ये कह लिया। ठीक, अच्छा, यहाँ से एक चीज़ हम और कर सकते थे क्या कि यहाँ से हम इस तरफ जो है
इसको ले लेते हैं इस तरफ से, जिससे कि हमें आसानी हो जाए जो है सवाल लगाने में। ठीक, तो हमने इस तरफ से इसको इस तरीके से ले लिया। ठीक बेटा, अब देखिए करना क्या है, तो हम यहाँ पर इससे थोड़ी सी हल्की सी दूर पर क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी सी दूर पर एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं जिसका नाम बिंदु का P है। इस बिंदु का नाम क्या है बेटा, P है। ठीक, अब इस पर प्लस आवेश है, आपको पता है कि इस पर अगर प्लस आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इसी दिशा की तरफ जा रही होगी। तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी बेटा, इसी तरफ जा रही होगी। इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसे ई वेक्टर कहते हैं। ठीक, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी हमारा इसी दिशा में होगा, यानी डीएस वेक्टर भी हमारा इसी दिशा में होगा। तो यहाँ के लिए यही जस्ट यहाँ पर अगर हम बात देखें, यहाँ पर देखें तो हमारा डीएस वेक्टर यहाँ के लिए तो ऊपर होगा, क्योंकि भैया ऊपर जा रहा है तो भैया डीएस वेक्टर ऊपर होगा। परंतु जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारा इस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में होगा, जिसके कारण देखिए अभी मैं बताता रहूँगा। और एक आप अगर यहाँ पर लेंगे, एक आपको यहाँ पर ही लेना होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा बदलती नहीं है, एक ही दिशा में होती है। और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश सामने की ओर होता है हमेशा, जो सतह होता है सतह के एकदम जस्ट सामने, तो डीएस वेक्टर इस दिशा में है। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है थीटा, वो 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों एक ही दिशा में है, जिसके कारण 0 डिग्री बन रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका थीटा क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है। दोनों तीनों यहाँ पर 90 मतलब यहाँ पे 2 90 डिग्री, एक आपका 0 डिग्री का बन रहा है। इतना तो आपके एकदम पकड़ में आ ही गया होगा। ठीक, इस तरीके से अब इसी जो है सेम चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है कि लिखना पड़ता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि लिखेंगे क्या। ठीक, तो थोड़ा सा देखते हैं कि हम लिखेंगे क्या। तो शुरुआत करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना ए बी, एक माना ए बी एक अति लंबा तार है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ए बी है हमारा वो एक अति लंबा तार है, यानी बहुत लंबा तार है। ठीक, जो समान रूप से आवेशित है, हम ये भी लिख सकते हैं कि जो समान रूप से आवेशित है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो समान रूप से आवेशित है, यानी इस पर समान रूप से आवेश है। तो हम ये भी मान सकते हैं कि इस पर समान रूप से आवेश है। ठीक बेटा, जिसके हम ये लिख सकते हैं कि जिसके प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, अभी मैंने आपको कहा था ना कि इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा। लंबाई पर आवेश कितना है बेटा, तो ये आपको थोड़ा सा मैं रेड में दे रहा हूँ जी, क्योंकि इसका इस्तेमाल है लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, है। ठीक, तो इतना हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ से जब यहाँ की दूरी देखते हैं, यहाँ से जब हम इसकी दूरी को यहाँ से देखते हैं तो ये दूरी कितनी है, r। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कि भैया कि बेलन के अक्ष से r दूरी पर, ठीक, ये कह सकते हैं बेलन के अक्ष से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक, तो हमें एक कह सकते हैं कि बिंदु P r दूरी पर है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया बेलन को तो हम यहाँ पर कितने भागों में बांट सकते थे, 3 भागों में। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि बेलन या अर्थात गाउसीय पृष्ठ, हम ये कहेंगे गाउसीय पृष्ठ से फ्लक्स 3 स्थानों से
3 स्थानों से निर्गत होगा, निर्गत होगा। तो ये देखिए 3 स्थानों से निर्गत होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा और एक आपका यहाँ से होगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम क्या लिखेंगे कि अतः तीनों स्थानों से निर्गत फ्लक्स, तो हम ये कह सकते हैं निर्गत फ्लक्स। तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा, देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि फाई ई इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें बेटा तो हम इसे S1 मान लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक जो हमारा है वो S1 है, यानी सरफेस नंबर 1 है। ये हमारा क्या है बेटा, सरफेस नंबर 2 है। ये हमारा क्या है बेटा, सरफेस नंबर 3 है। ऐसा हम मान लेते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि भाई फाई ई इज इक्वल टू, ठीक, एकदम आराम से। तो यहाँ पे डी फाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों से हम निकाल रहे हैं तो ये कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये कर सकते हैं क्या कि भैया देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कि ई इंटू, देखिएगा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे डी फाई लगाएंगे तो यहाँ पे सब डी फाई लगेगा। तो मैं सीधा फाई लिख रहा हूँ जिसके कारण हमारे पास यहाँ पे सीधा एस हमें मिल जाए। ठीक, यहाँ पे डायरेक्ट एस मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे फाई ई है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समाकलन S1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समाकलन, यहाँ पे फाई लिखा है मैंने, यहाँ पे समाकलन मैंने पहले कर दिया है। तो यहाँ पे फाई जो ई है S1 के लिए, यहाँ पे S1 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा डी एस कॉस कितना थीटा कितना है यहाँ पे S1 पर 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री प्लस फिर S2 लिखेंगे क्योंकि सेकंड वाले के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे E इंटू डी एस कॉस कितना है बेटा 0 डिग्री, ये कितना है 0 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तीसरे के लिए हो जाएगा S3, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा E इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री ऊपर वाला, अच्छा ऊपर, हाँ 90 डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री, 0 डिग्री बस एक है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब जब हम निकालेंगे तो फाई ई इज इक्वल टू, समाकलन करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या होगा S1 ई इंटू डी एस कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा 0, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बेटा 0, तो ये 0 प्लस समाकलन S2, यहाँ पे E इंटू डी एस गुणते 1, ठीक, फिर प्लस और यहाँ पे हो जाएगा E इंटू S3 के लिए E इंटू डी एस गुणते 0, तो ये वाला 0 और ये वाला 0, ये दोनों 0 हो गए। अब हमारे पास जो वैल्यू बचा है वो किसका बचा है, केवल और केवल किसका बचा है बेटा, फाई ई इज इक्वल टू, हमारे पास बचा है केवल यही वैल्यू, समाकलन E इंटू डी एस, ये हमारे पास बचा हुआ है समाकलन E इंटू डी एस। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हो सकता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई समाकलन डी एस, और इसको समाकलन जब हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू एस, इतना आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा, एकदम क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बेटा कि गॉस के प्रमेय से, तो यहाँ पे हम करेंगे गॉस के प्रमेय से। तो जब देखिए गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले सूत्र बताया था, हम उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, फाई ई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट ऐसी तरीके से लिख देते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा था कि लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, ये होता था। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसी एल को इधर भेज देते हैं, तो लैम्डा एल हो जाएगा बराबर क्यू। तो इसी क्यू की जगह पे हम यहाँ पे लैम्डा एल लिख लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, लैम्डा एल। तो ये हो गया। तो अगर हम इसे समीकरण 1 कह लें
और इसे हम समीकरण 2 कह लें, इसे समीकरण 1 कह लें, इसे समीकरण 2 कह लें, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम ये लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, यानी ई इंटू एस, और फाई की जगह पे हम समीकरण 2 का मान ये भी लिख सकते हैं, क्या बेटा, देखिए लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हम लिख सकते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, इतना हम यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। अब देखिए जो ये यस है, जो ये यस है वो क्या है, यस क्या होता है, यहाँ पर यस का वैल्यू कितना है, तो एस का वैल्यू देखेंगे हम, तो ये एस जो है, एस जो होता है हमारे लिए, ये क्या होता है, ये बेलन का ये सतह है, ये पूरा बेलन का सतह है, ठीक भैया। तो बेलन का जो ये सतह है, यहाँ से हम बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। एस का मतलब वही है कि बेलन का जो है, यहाँ पे आप यहाँ पे से ही लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल है, ठीक। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे हम जब एस का मान रखेंगे बेटा, तो वो क्या होगा, ई क्रॉस 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा बराबर लैम्डा एल, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये इतना देखिए कि यहाँ पर ये इतना वैल्यू हो गया कि भैया 2 पाई आर एल, और इस तरीके से, तो हम इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, इतना क्लियर। अब हम इस 2 पाई आर को हम यहाँ पर नीचे भेज देंगे, तो जब हम नीचे भेजेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ई बराबर, देखिएगा ऊपर अभी लैम्डा हमारे पास बचा हुआ है, लैम्डा बचा हुआ है, नीचे क्या गया भैया, यहाँ पे आ गया 2 पाई आर और एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई बराबर हमारे पास जो लैम्डा है और जो ये 2 पाई आर है, इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसे हम लैम्डा इसी तरीके से लिखते हैं, ऐसे करते हैं भाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर, ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर की जगह पे हम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं, ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से करेंगे तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि इस 2 का गुणा ऊपर हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 लैम्डा, इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर, ठीक। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं कि ई बराबर देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर, हम ये लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं। हमने क्या किया, यहाँ से 2 लैम्डा को यहाँ पर भेज दिया, आर के साथ यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ से अलग कर दिया, और इसको हमने अलग करके यहाँ पर कर दिया, और यही सूत्र है बेटा, यही सूत्र है जो कि अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो ये सूत्र हमने इस तरीके से डिराइव कर लिया। दोस्तों वीडियो जैसी भी लगी हो ज़रूर बताइए, हमने इस पर समझाने का संपूर्ण प्रयास किया कि आपको समझ में आए। वीडियो बहुत अच्छी बनी होगी दोस्त, आशा करते हैं कि आपको समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।